Good morning and welcome to Study IQ. If you make friends with yourself, you will never be alone. दोस्तों, there is a difference between being alone and being lonely. Alone and lonely. Lonely का मतलब यह है कि आपको कंपनी चाहिए. You need someone. लेकिन आपके पास कोई नहीं है. Then you feel lonely. एलोन का मतलब ये होता है कि आप अकेले हैं और आप अपने साथ खुश हैं, आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है. यू एलोन आर हैप्पी विथ योर लाइफ. सो इफ़ यू मेक फ्रेंड्स विथ योर सेल्फ यू विल नेवर बी एलोन. इसका एक और डीप मीनिंग भी है. अवेयरनेस अगर आप अपने अंदर डेवलप करें, जिसको कहते हैं माइंडफुलनेस, मेडिटेशन से अवेयरनेस और माइंडफुलनेस को डेवलप करने से आप अपने आप को जानेंगे. एंड व्हेन यू विल फाइंड योर सेल्फ और व्हेन यू विल सी योर सेल्फ, तो फिर आपको बाहर की दुनिया की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आज 8 सितंबर 2021 है और डियर फ्रेंड्स, एक गुड न्यूज़ है आपके लिए. स्टडी IQ की टीम ने मिलकर जो स्मार्ट कोर्स डिज़ाइन किया है, इसके ऊपर एक ऑफर चल रही है, फ्लैट 50% ऑफ प्लस 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट. अब बस 2 दिन बचे हैं. 9 सितंबर is the last date. So आज और कल 48 hours to go. Make the most out of this offer. आज हमारे टेबल के ऊपर हैं 4 इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स. द फर्स्ट वन इज बैंक्रप्टिंग रिफॉर्म. टाइम्स ऑफ इंडिया का एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के बारे में आप ज़रूर जानते होंगे. 2016 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था. इसके बारे में भी हमने काफ़ी सारी डिस्कशन ऑलरेडी कर ली है और नाम से ही पता चलता है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड. तो बेसिकली जब कोई बिजनेस जो है लोन लेता है या फिर पैसे बोरो करता है और फिर वो वापस पैसे पे नहीं कर सकता, तो उस टाइम पर क्या करना चाहिए. जनरली जो देने वाला, पैसे देने वाला व्यक्ति है, जो क्रेडिटर है, वो तो यही सोचेगा कि ये जो प्रॉपर्टी है उस व्यक्ति की या फिर उस बिजनेस की, तो उसको बेचा जाए और उससे जो भी पैसे मिले वो पैसे उनको, मीन्स जो भी पैसे दिए थे वो उनको वापस मिल जाए. लेकिन आईबीसी जो है, आईबीसी का काम ये नहीं है. आईबीसी का जो प्राइम काम है, प्लीज़ रिमेंबर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आईबीसी का जो मेन गोल है या फिर मेन जो काम है वो ये है रेजोल्यूशन. अगेन मैं जस्ट अ सेकेंड. हाँ, पता नहीं ये थोड़ा, ओके हियर वी गो. रेजोल्यूशन इज द मेन एम. लिक्विडेशन जो है ये मेन लक्ष्य नहीं होता है. लिक्विडेशन यानी कि आपकी कंपनी को बेच डालना और फिर नीलामी करने के बाद जो भी पैसे मिलेंगे तो वो पैसों से वापस जो बैंक्स हैं, जो क्रेडिटर्स हैं, उनको वापस पैसे दे देना. तो ये आईबीसी का मेन काम नहीं. आईबीसी का काम है कि कोई सॉल्यूशन निकाला जाए कि जो बिजनेस है वो भी चलता रहे, क्रेडिटर जो हैं उनको भी पैसे मिलते रहे. तो यू कैन से कॉम्प्रोमाइज़ या फिर एक बीच का रास्ता, एक मिडल पाथ निकालने की कोशिश जो है वो आईबीसी करती हैं. आईबीसी के आने के बाद या फिर आईबीसी के इंट्रोडक्शन से 2 चीज़ें हुई हैं या फिर 2 चीज़ों की एक्सपेक्टेशन है. एक तो यह है लोअर एग्जिट बैरियर्स फॉर फर्म्स. जैसे आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं, जो कंप्लायंस है कि इतनी इतनी जगहों से आपको परमिशन निकालनी है, ये वो एक्सेट्रा. तो जितनी ज़्यादा परमिशंस, जितनी ज़्यादा आपको अलग अलग विंडोज़ पर जाकर जो टाइम स्पेंड करना है, तो दैट दिस थिंग्स आर कॉल्ड बैरियर्स फॉर एंट्री. बैरियर्स फॉर एंट्री कि एक बिजनेस या फिर एक सेक्टर में एंटर होने से पहले आपको बहुत सारे बैरियर्स से गुजरना पड़ता है. जब आप एक बिजनेस में एंटर हो जाते हैं तो एक वक्त आता है कि आप उस बिजनेस में से एग्जिट भी करना चाहेंगे. आपने कोई लेट से एक दुकान आपने स्टार्ट की, तो 10 साल के बाद आप सोचेंगे अब ये दुकान बंद करके आपको एक फैक्ट्री खोलनी है या फिर कोई और चीज़ करनी है. तो एग्जिट जो है दैट इज़ ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट. ऐसा ना हो कि आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, एक सेक्टर में आपने एंट्री ली और फिर आप बाहर ही नहीं निकल पाए.
तो लोअर एग्जिट बैरियर्स ये भी आईबीसी का एक काम था, और या फिर इससे आप कह सकते हैं कि हुआ है ये। एंड द सेकंड इज लोअर लेंडिंग रिस्क फॉर फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज, कि ये जो एक आदत बन चुकी थी कुछ लोगों की या फिर कुछ बिजनेस की कुछ क्षेत्रों में, कि बैंक से पैसे ले लीजिए और वापस देने की ज़रूरत नहीं है, बैंक जो है वो आपका कुछ नहीं कर सकती। ऐसी जो मान्यता थी, ये मान्यता कहीं ना कहीं टूट रही है बिकॉज ऑफ आईबीसी, क्योंकि फटाफट डिसीजंस लिए जाते हैं और फिर चीज़ें जो है वो बैंक की तरफ, क्रेडिटर्स की तरफ जा रही है, क्योंकि उन्होंने पैसे दिए थे, लेजिट पैसे दिए थे, और लोग जो है उनको लेजिट पैसे वापस नहीं दे रहे हैं। तो एनीवे दिस आर फ्यू थिंग्स सो फार। अब ये जो आईबीसी है एज एन इंस्टीट्यूशन, इसकी दो इम्पोर्टेंट बॉडीज़ हैं। एक है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT, एंड इसकी एपेलेट बॉडी है NCLAT। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इन दोनों के बारे में, या फिर आप कह सकते हैं जनरली जो ट्रिब्यूनल्स को लेकर सरकार ने जो रूल्स में चेंजेस की बात बताई है, तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट भी थोड़ी नाराज़ हुई है। और NCLT की बात करें तो NCLT एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। 2 स्टेज की जो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस है, तो इसका एक सेंट्रल रोल प्ले करने का काम जो है वो NCLT करती है। एक लिमिटेड डेडलाइन के अंदर सारी चीज़ों को फॉलो करवाना, यानी कि किसी ने केस किया, किसी क्रेडिटर ने कहा कि इस कंपनी से हमें वापस पैसा नहीं मिल रहे हैं, ये है सारे डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा, तो वो जब केस स्टार्ट होता है तो उसको एक डेडलाइन के अंदर ख़त्म कर देने का काम, और उसके बाद अपना डिसीजन सुनाने का काम ये जो NCLT करती है। एंड बिजनेस के ये प्रॉब्लम्स जो हैं ये सॉल्व करने में NCLT एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल। ना द प्रॉब्लम इज़ के NCLT जो है इसके पास स्टाफ बहुत कम है, और पूरे देश में ये सिचुएशन देखने को मिल रही है कि स्टाफ शॉर्टेज की वजह से NCLT काम नहीं कर पा रही है, और इसकी वजह से ये जो IBC है ये काम नहीं कर पा रही है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। और फिर अगेन होगा ये कि अगर IBC काम नहीं कर पाएगा तो फिर वे सारे लोग जो पैसे लेकर ये सोचते हैं कि वापस देने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन और ज़्यादा होती रहेगी। और फिर एज एन इकोनॉमी बात करें तो ये एक बहुत बड़ी मीन्स कितने सारे पैसे, लुक एट द फिगर हियर, 71% केसेस जो हैं ये 6 महीने से पेंडिंग है, और यू कैन सी हियर कि 13,170 IBC केसेस हैं, और टोटल अमाउंट जो पेंडिंग है दैट इज़ 9 लाख करोड़। 9 लाख करोड़ जितने पैसे जो हैं ये केसेस की वजह से ब्लॉक है। तो जस्ट इमेजिन कि अगर ये अनलीश होते हैं मार्केट में ये पैसे, तो कितना बड़ा जंप हमें हमारी इकोनॉमी में देखने को मिलेगा। और फिर कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, इन्वेस्टर्स का भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि अगर कुछ गलत है या फिर गलत होगा तो फिर IBC कोड जो है वो इम्प्लीमेंट होगा और पैसे जो हैं वो हमें वापस मिल जाएंगे। खास करके बैंकिंग में या फिर जो इन्वेस्टमेंट करते हैं हमारे इकोनॉमी में अलग अलग बिजनेस में, तो IBC अगर अच्छा परफॉर्म करेगा तो इट इज़ गुड फॉर आवर कंट्री इटसेल्फ। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने एक रिपोर्ट रखा है, और इस रिपोर्ट में ये कहा है कि द सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ 63 मेंबर्स अक्रॉस 16 NCLT बेंचेस, देयर आर 34 वैकेंसीज इंक्लूडिंग दैट ऑफ द प्रेसिडेंट। हमारे देश में टोटल 16 जो NCLT की बेंचेस हैं उसकी टोटल स्ट्रेंथ 63 होनी चाहिए, लेकिन वैकेंसी कितनी है 34। तो यू कैन इमेजिन के केसेस तो पेंडिंग रहेंगे ही। NCLT की बात करें तो NCLT में तो पिछले कुछ 1.5 साल से प्रेसिडेंट ही नहीं है, उनके हेड ही नहीं है, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो काम नहीं कर पाएगी, परफॉर्म नहीं कर पाएगी। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द गवर्नमेंट टू डू द राइट थिंग एंड टू अपॉइंट द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एट द राइट टाइम विद अ राइट पे। आज के लेक्चर के PDF को डाउनलोड करने के लिए चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक, इंस्टा एंड ट्विटर एज वेल। एंड वन मोर थिंग डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये लेक्चर, ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को अभी दूसरे स्टूडेंट्स के साथ, दूसरे क्यूरियस लोगों के साथ शेयर करें जो हर रोज़ देश की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में गहराई से जानना चाहते हैं।
Right, so let's move on to the second topic. Very interesting topic again, capitalist social values. इकोनॉमिक टाइम्स का ये आर्टिकल है. एक फ्रेज है जिसको कहते हैं कॉमन प्रोस्पेरिटी. कॉमन प्रोस्पेरिटी एक नया बजवर्ड है, टॉक ऑफ द टाउन है चाइना की फाइनेंशियल मार्केट में. और वहाँ की सरकार यानी कि शी जिनपिंग की सरकार ने ये शब्द को एक्सप्लेन करते हुए ये कहा है, एक इशारा किया है कि इनकम इनक्वालिटी को कम करने के लिए सरकार जो है वो टैक्सेशन के माध्यम से, कॉम्पनसेशन के माध्यम से, डोनेशंस के माध्यम से गरीबों तक भी पैसे पहुंचाएगी. कॉमन प्रोस्पेरिटी ये फ्रेज जो है ऐसा नहीं है कि शी जिनपिंग ने ही यूज़ किया है. 1953 के टाइम पर माओ जेडोंग जो है उन्होंने भी ये कॉमन प्रोस्पेरिटी के बारे में बात बताई थी, लेकिन उस टाइम पर कॉमन प्रोस्पेरिटी की डेफिनेशन जो है वो थोड़ी अलग थी. आज की ये जो डेफिनेशन है, शी जिनपिंग का जो इशारा है वो ये है कि चाइनीज़ बिलियनर्स जो हैं और चाइना की बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं वो अपने पर्स में से कुछ पैसे जो हैं वो डोनेट करें और ये पैसे जो हैं वो गरीबों के हाथों में जाएं और इस तरीके से वो इनकम इनइक्वालिटी जो है उसको कम करने की बात बता रहे हैं. ना वी ऑल नो कि चाइना में एक बार शी जिनपिंग ने बता दिया कि आपको ये करना है, दैट मीन्स यू हैव टू डू इट, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन. इसमें कोई आर्ग्यूमेंट, कोई एक्सक्यूज़, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं चलेगी. आपको पसंद है नहीं पसंद है, यू हैव टू फॉलो व्हाट द गवर्नमेंट हैज़ टोल्ड यू टू डू, चाहे भले ही वो इशारों में ही क्यों बात की हो. तो ये चीज़ अब वहाँ पर होने लगी है. क्या भारत में भी ऐसा किया जा सकता है? क्या हम भी हमारे देश के जो बड़े बड़े लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, क्या उनको कह सकते हैं कि आप भी अपनी जेब में से कुछ पैसे जो हैं वो डोनेट कीजिए और ये पैसे जो है वो हम गरीबों में बांटेंगे और इस प्रकार से हम गरीबी जो है उसको कम करेंगे. इंडिया एज अ डेमोक्रेसी कैन चूज टू बी मोर रैशनल इवन एज इट शुड बी प्रॉम्प्ट एंड रेजोल्यूट इन एड्रेसिंग ग्रोइंग इनकम इनइक्वालिटी या फिर इनइक्विटी. डेफिनेटली हमारे देश में इनकम इनइक्वालिटी है, इसमें कोई डाउट नहीं है. हमारे देश में क्या आपको पता है कि यूएसए और चाइना के बाद दुनिया के सबसे ज़्यादा बिलियनर्स हमारे देश में है. थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ बिलियनर्स लिव इन इंडिया. हमारे देश में 140 बिलियनर्स हैं. ऑक्सफाम की बात करें तो ऑक्सफाम रिपोर्ट यह कहता है कि इंडियाज रिचेस्ट 1% हेल्ड मोर देन 4 times द वेल्थ हेल्ड बाय 953 मिलियन हु मेक अप फॉर द बॉटम 70% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन. हमारे देश में जो रिचेस्ट 1% हैं उनके पास उतनी वेल्थ है कि हमारे देश की जो 70% पॉपुलेशन है उसकी वेल्थ का आप टोटल निकालें तो वो हमारे देश की टॉप 1% की वेल्थ के मुकाबले कुछ नहीं है. इट इज़ 4 times द वेल्थ, 4 times द वेल्थ ऑफ 953 मिलियन पीपल. तो यस वी हैव दिस पैराडॉक्स. हमारे देश में दुनिया का सबसे महंगा रेजिडेंशियल हाउस है, रेजिडेंशियल घर है. और इनफैक्ट छोड़िए एक देश के बारे में, एक शहर में ही दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव घर है और दुनिया की सबसे गरीब पॉपुलेशन भी एक ही शहर में रहती है. तो ये है एक पैराडॉक्स. एज वी ऑल नो, हम हर रोज़ देखते हैं हमारे देश में कि कितने सारे गरीब लोग रहते हैं. नाउ द थिंग इज़ कि ये जो कॉमन प्रॉस्पेरिटी है, इज़ इट अ गुड आइडिया? क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं? द आंसर इज़ ऑफ कोर्स नो. चाइना का जो तरीका है, दैट तरीका इज़ नॉट वेल एट ऑल. कोविड के टाइम में हमने ये देखा कि इट्स नॉट जस्ट मनी, मनी इज़ नॉट एवरीथिंग. ये चीज़ हमने कोविड के टाइम पर आई एम श्योर हम सब ने सीख ली है कि पैसे जो हैं, पहले हम कहते थे, पहले ये बात तो पता थी कि पैसों से आप सारी चीज़ें, कहते हैं ना कि पैसों से आप बेड खरीद सकते हैं, नींद नहीं खरीद सकते. पैसों से आप खाना खरीद सकते हैं, एपेटाइट या फिर भूख नहीं खरीद सकते. पैसों से आप चीज़ें खरीद सकते हैं, दोस्त या फिर प्यार मोहब्बत ये सारी चीज़ें नहीं खरीद सकते. तो ये सारी बड़ी बड़ी बातें तो हम पहले डिस्कस करते थे, लेकिन इसका एक एहसास भी हो गया कोविड के टाइम पर कि लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट. सो यू नीड टू मेक श्योर कि आपके पास जो क्वालिटी चीज़ें हैं, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, भले ही कम हो, लेकिन यू हैव टू फोकस ऑन क्वालिटी थिंग्स.
तो व्हाट वी नीड टू डू इज, पैसे बांटने से कोई देश जो है वो अगर गरीबी हटा सकता तो फिर ये कब का किया जाता। एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जितना जल्दी आप समझ ले इट विल बी बेटर फॉर यू, कि अगर मैं आपको 1 करोड़ रुपए दे दूं तो इसका मतलब नहीं है कि आप पैसे वाले हो गए। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दुनिया की बड़ी बड़ी लॉटरी जीतते हैं, दुनिया की बड़ी बड़ी लॉटरी। आई एम टॉकिंग अबाउट 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़, इतनी बड़ी लॉटरीज, इतने पैसे जो आप कभी सोच भी नहीं सकते कि ख़त्म हो सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप गूगल पर देखेंगे ऐसी कहानियों को सुनेंगे, एंड दिस आर रियल कहानीज, कि ऐसे लोग भी हैं जो लॉटरी खरीदते थे और लॉटरी लगने से पहले वो बहुत ही एक साधारण जीवन जीते थे। उनके पास पैसे आए और कुछ सालों के बाद ये सारे पैसे उन्होंने खर्च कर लिए, सारे पैसे जो हैं वो चले गए और फिर से वो वही लाइफ में वापस आ गए। कैन यू बिलीव दिस थिंग? ऐसा भी होता है। उसके पीछे रीज़न क्या है पता है? इट इज़ अबाउट थॉट प्रोसेस, इट इज़ अबाउट आवर एटीट्यूड, इट इज़ अबाउट आवर थिंकिंग। एक देश जो है वो हमेशा अगर गरीबी से ही सोचता रहेगा, एक देश हमेशा गरीबी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सारी चीज़ों को देखता रहेगा, तो फिर वो देश गरीब ही रहेगा। सेम थिंग गोज विद ए फैमिली, सेम थिंग गोज विद ए ह्यूमन बीइंग एज वेल। अगर आप हमेशा एक गरीब की तरह सोचते रहोगे देन यू विल स्टे गरीब। इफ यू थिंक पॉजिटिवली, इफ यू थिंक लाइक ए रिच मैन, देन यू विल बिकम रिच। ये थोड़ा फिलोसॉफिकल या फिर थोड़ा ऐसा लगेगा आपको, बट कभी ना कभी आपको ये चीज़ जब समझ में आएगी देन यू विल थिंक। आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि एक व्यक्ति के पास जब पैसे आते हैं तो वो व्यक्ति उस पैसों का क्या करता है, दैट विल डिफाइन कि वो पैसे वाली सोच है उसकी या फिर गरीबी वाली सोच है। पैसे वाली जो सोच होती है, दैट पर्सन विल इन्वेस्ट द मनी। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको कपड़े नहीं लेने चाहिए, कुछ मीन्स कोई शौक नहीं होने चाहिए, आपको सब पैसे बचाने हैं। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट थिंग। पैसे जब आते हैं तब वो व्यक्ति उसको इन्वेस्ट करता है या फिर खर्च करता है, दैट विल डिफाइन कि वो पैसे वाला बनेगा या फिर उसके पास पैसे नहीं रहेंगे। जो व्यक्ति इन्वेस्ट करता है वो पैसे वाला बनते जा रहा है, धीरे धीरे बनने लगता है। और जो व्यक्ति सिर्फ खर्च ही करता रहता है, एक दिन ऐसा आता है कि उसके पास पैसा नहीं रहता, इनफैक्ट उसके ऊपर कर्ज भी बढ़ जाता है, क्योंकि उसने कभी भी पैसों की वैल्यू को नहीं समझा। तो पैसे डिस्ट्रीब्यूशन से कुछ नहीं होगा। वी हैव टू प्रोवाइड गुड एजुकेशन, वी हैव टू प्रोवाइड हेल्थ केयर, वी हैव टू प्रोवाइड स्किल्स टू आवर पीपल। इसके अलावा कुछ बेसिक चीज़ें जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, इंटरनेट, ये सारी चीज़ें तो होनी ही चाहिए। उसके ऊपर से वी हैव टू प्रोवाइड दिस एजुकेशन, हेल्थ एंड स्किल्स। ये 6-7 चीज़ें आप यूनिवर्सली पूरे देश में प्रोवाइड कर दीजिए। दुनिया का सबसे पैसे वाला देश बने ना बने, हमारा देश जो है वो एक ऐसा देश तो बन ही जाएगा कि कोई भी व्यक्ति जो है उसको भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी व्यक्ति को गरीबी का एहसास नहीं होगा। हर एक के पास इतने पैसे तो होंगे ही कि वो अच्छी क्वालिटी का जीवन जी सके। एंड दिस इज़ अ बिग अचीवमेंट। हमारे देश में सभी बिलियनर्स बन जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन सभी को हम इतनी लाइफ तो दे ही सकते हैं कि किसी को गरीबी में से तो, और हमने लाखों करोड़ों लोगों को गरीबी में से बाहर निकाला है, तो दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल। और जो पैसे वाले लोग हैं उनसे पैसे लेकर गरीबों के हाथ में दे देना जो है, दैट इज़ नॉट फेयर एज वेल। अगर आप ही ने मेहनत करके आपकी खुद की टैलेंट और बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए आपने करोड़ों रुपए कमाए हैं, तो आपने क्या कोई क्राइम किया है? इनफैक्ट जितने ज़्यादा एथिकल अच्छे पैसे वाले लोग होते हैं, दैट इज़ गुड फॉर द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। वो जॉब्स जनरेट करते हैं। वो एक बड़ा बंगलो बनाएंगे तो उस बड़े बंगलो में 3-4 लोगों को सर्वेंट के तौर पर काम करने की एक प्रोफेशनल जॉब मिल जाएगी, राइट? कोई गाड़ी साफ करने के लिए, फिर बहुत सारी ऐसी जॉब्स जनरेट होगी। तो वेल्थ जो है उस एंटी वेल्थ कंट्री सोसाइटी इट्स नॉट गुड थिंग। और ये त्याग और ये सारी चीज़ों की जो बात करते हैं, इट्स अ गुड त्याग देना, लेकिन फॉर दैट यू हैव टू हैव इट। एक भिखारी ऐसा नहीं कह सकता कि मैंने चीज़ों को त्याग कर दिया है, रोल्स रॉयस को त्याग कर दिया। नो, आपके पास जब रोल्स रॉयस है उसके बाद जब आप उसको छोड़ते हैं देन
यू कैन से कि अच्छा इन्होंने रोल्स रॉयस थी उनके पास, अब उन्होंने छोड़ दिया ना, ही प्रेफर्स टू कम्यूट वाया बाइसिकल, तो एक बात बनती है। लेकिन अगर है ही नहीं वो चीज़ और फिर हम कहें कि ये तो दैट इज़ नॉट ओके। एनीवे, एक लास्ट पॉइंट है द बॉम्बे प्लान। 1940s की बात है ये। 1940s के टाइम पर कुछ 8-9 एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उन्होंने मिलकर एक बॉम्बे प्लान दिया था। उन्होंने ये कहा कि ये चीज़ों के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए जिससे हमारी इकोनॉमी जो है वो बूस्टअप हो सके। ऑफ कोर्स उस टाइम पर उन्होंने अपने थोड़े स्वार्थ का भी ध्यान रखा था, एंड बिजनेस इज ऑल अबाउट दैट। आप अपने प्रॉफिट को तो देखते ही है, तो इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, इसका नेचर ही ऐसा है। बट द गुड थिंग इसमें से, द बॉम्बे प्लान में से गुड चीज़ जो हम निकाल सकते हैं वो ये है कि एंटरप्रेन्योर्स और गवर्नमेंट मिलकर एक स्ट्रेटेजी बनाए। गवर्नमेंट को ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि किसी खास इंडस्ट्री या फिर कुछ लोगों को ही इसका फ़ायदा मिले, ऐसा ना हो। तो गवर्नमेंट हैज़ टू कीप दैट थिंग इन माइंड, और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं दे हैव टू गिव द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन ताकि क्विकली हम हमारी इकोनॉमी को बूस्ट कर सके और हर एक घर में वो 6-7 चीज़ें जो हमने अभी डिस्कस की वो पहुंचा सके। तो ऐसी कुछ चीज़ जो है वो हम निकाल सकते हैं। बेसिकली सोशलिज्म और कैपिटलिज्म का एक फाइन बैलेंस ढूंढने की बात हम कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, हमारे दूसरे जो कोर्सेज हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज, अलग अलग एग्जाम्स के कोर्सेज के ऊपर भी डिस्काउंट चल रहा है। एज यू नो कि अब बस 2 दिन बचे हैं, आज और कल, तो मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। निपाह एमिड्स ए पेंडेमिक, द हिंदू का आर्टिकल। निपा वायरस का आउटब्रेक केरला में फिर से हुआ है। कुछ सालों पहले भी वहाँ पर हुआ था, और उस टाइम पर एक बहुत ही केपेबल वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर थे, उनकी काफ़ी प्रशंसा भी हुई, और निपा को कंट्रोल कर लिया था, देश में फैलने नहीं दिया, सिर्फ केरला में ही रहा और केरला में ही वो ख़त्म हो गया। अब फिर से निपा आउटब्रेक जो है वो केरला में हुआ है। एक व्यक्ति की मृत्यु भी हुई है, एंड इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न बिकॉज वी ऑल नो कि पिछले कुछ महीनों से हम देख रहे हैं कि हमारे देश के 50% जितने केसेस जो है कोविड-19 के केसेस वो सिर्फ केरला से आ रहे हैं। और एक तरफ हम कोविड-19 से लड़ रहे हैं, और अब यहाँ पर खबर ये आ रही है कि कोझिकोडे और मल्लापुरम में आउटब्रेक हुआ है निपा का, और ये कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, RT-PCR, एंटीजन टेस्ट, PPE किट्स, ये सारी चीज़ें कोविड के टाइम पर नहीं, लेकिन निपा वायरस जब पहले आया था उस टाइम पर ये सारी चीज़ें जो है वो फेमस हो गई। लेकिन उस टाइम पर नेशनल लेवल के न्यूज़पेपर्स ने इतना ज़्यादा इस टॉपिक को कवर नहीं किया था। तो फिर मीन्स कवर हुआ था, लेकिन जितना कोविड हुआ है उतना तो डेफिनेटली नहीं हुआ है। एज वी कैन अंडरस्टैंड, कोविड इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट लेवल। तो निपा वायरस के बारे में जब हम रिसर्च करें तब पता चलता है कि ये सारे शब्द कोविड के टाइम पर नहीं, उस निपा के टाइम पर यूज़ होते थे। एनीवे, अब फिर से जो कोशिश की जा रही है वो वही है जो कोविड में हमने देखा कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग किया जाता है, क्वारंटीन किया जाता है लोगों को, और द स्टेट्स पब्लिक हेल्थ सिस्टम earlier commended only for quality primary health care earned appreciation for its ability to establish links between the infected and their contacts and to isolate them to prevent further spread. It's very simple कि केरला की जो हेल्थ सिस्टम है वो काफ़ी अच्छी है, और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और आइसोलेशन, क्वारंटीन करने से इसको कंट्रोल करने की कोशिश इससे पहले भी की गई थी, इस टाइम पर भी यही किया जा रहा है। तो वी आर ट्राइंग टू डू आवर बेस्ट, राइट, एज ए कंट्री, एज ए सोसाइटी। जो भी बेस्ट चीज़ है, इन्फेक्शन कंट्रोल, ट्रीटमेंट और वैक्सीनेशन, ये 3 जो की एस्पेक्ट्स हैं उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। हमारे देश में वैसे देखा जाए तो अलग अलग बहुत सारे डिजीज़ेस जो हैं वो स्प्रेड होते रहते हैं। कोविड के बाद चीज़ें जो हैं वो मीन्स इंडिविजुअल लेवल पर भी अवेयरनेस जो है वो काफ़ी इंक्रीज़ हुई है। अनफॉर्चुनेटली अब लोग जो हैं वो इतना ज़्यादा कोविड को और मास्क पहनना और ये सारे प्रोटोकॉल्स जो हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर रहे हैं। गुड थिंग इज़ के वैक्सीनेशन का रेट काफ़ी अच्छा, 70 करोड़ से भी ज़्यादा वैक्सीनेशंस जो हैं वो दी जा चुकी हैं। तो लेट्स होप के दोनों डोजेस कोविड के दिए जाए, उसके बाद बूस्टर डोज, एंड वी नीड टू डू समथिंग अबाउट दिस निपा एज वेल। क्या निपा के लिए भी ऐसा कोई, अभी फ़िलहाल सो फार वी डोंट हैव एनी ट्रीटमेंट और ऐसा कोई क्योर नहीं है निपा का,
तो वी नीड टू फाइंड अ वैक्सीन, वी नीड टू फाइंड अ वे फॉर टू फाइट दिस निपा। और इस प्रकार के डिजीज़ अब तो बढ़ते रहेंगे, देखने को मिलते रहेंगे। तो दुनिया जो है वो बदल रही है, एंड ऑल दिस थिंग्स आर related with each other. Climate change is one of the most basic thing about it. Making them pay, द हिंदू का ये आर्टिकल है। आपने शायद सुना होगा एंटी गूगल लॉ के बारे में। साउथ कोरिया ने एक नया कानून, नया एक लॉ निकाला है। इट इज़ ऑफिशियली इसका नाम कुछ अलग है, लेकिन इसको कहते हैं एंटी गूगल लॉ। अब व्हाट इज एंटी गूगल लॉ? एंटी गूगल लॉ यानी कि ये जो साउथ कोरिया का ये जो नया रूल है, इस रूल में गूगल और एप्पल जैसी कंपनीज जिनका खुद का जो एप्लीकेशन स्टोर रहता है, प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर, जो भी अलग अलग नाम दिए जाते हैं, तो ये जो ऐप्स हैं, इन ऐप्स को आप ख़रीदते हैं, उनकी सर्विसेज को ख़रीदते हैं, तो ये गूगल और एप्पल जो है वो इन कंपनीज से पैसे लेते हैं। लेट्स से आई विल गिव यू वन एग्जांपल, लेट्स से नेटफ्लिक्स, राइट? तो नेटफ्लिक्स ऐप का सब्सक्रिप्शन अगर आप करवाते हैं तो गूगल या फिर एप्पल जो है वो आपको पैसे चार्ज करेंगे, वो नेटफ्लिक्स को पैसे चार्ज करेगी। वो कहेगी कि आप जितने कमाते हैं उसमें से 30% हमें दे दीजिए। तो ऐसा एक्सप्लॉइटेशन कंपनीज का ना हो, इसको लेकर गूगल साउथ कोरिया ने एंटी गूगल लॉ निकाला है। ऑस्ट्रेलिया ने कुछ समय पहले, आपको याद होगा कि गूगल के साथ एक टसल हुई थी ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने यह कह दिया था कि अगर आप न्यूज़ और ये सारी चीज़ें, मीडिया कंपनीज की न्यूज़ आइटम्स अगर आप गूगल में पब्लिश करते हैं तो यू हैव टू पे मनी टू न्यूज़ या फिर मीडिया हाउसेस। मीडिया हाउस जो होते हैं वो अपने जर्नलिस्ट, अपने सोर्सेस के माध्यम से न्यूज़ को कलेक्ट करते हैं न्यूज़पेपर में प्रिंट करने के लिए या फिर अपनी प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रिंट करने के लिए। क्योंकि गूगल बड़ा है तो गूगल ये सारा न्यूज़ जो है वो यूज़ करता है अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो गूगल के ना तो कोई जर्नलिस्ट है, ना तो कोई ऐसी, बस उनके पास कुछ ऐसी टीम है जो ये सारी न्यूज़ को अपडेट करती रहती है। तो खर्च वो करें और मलाई जो है वो गूगल के हाथ में है, ऐसी सिचुएशन थी। तो ऑस्ट्रेलिया ने बता दिया कि ऐसा नहीं चलेगा, यू हैव टू पे मनी। और गूगल ने कहा था कि हम ऑस्ट्रेलिया में से सर्च इंजन वाली चीज़ जो है वो हम वहाँ से निकल जाएंगे एक्सेट्रा, ये सारी धमकी हुई, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया नहीं माना और फाइनली गूगल ने ये कह दिया कि हम पे करने के लिए तैयार हैं। अब ऑस्ट्रेलिया एप्पल पे, गूगल पे, वी चैट, इन सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स को लेकर भी एक नई डिजिटल पेमेंट सर्विस जो ये सारी डिजिटल पेमेंट सर्विसेज जो है उनको भी नए रूल्स के तहत लाने की कोशिश करेगा। यूरोपियन यूनियन जो है उन्होंने भी एक ड्राफ्ट लॉ तैयार किया है जहाँ पर इन सारी जो कंपनीज है, गूगल और एप्पल जैसी कंपनीज को गेट कीपर्स कहते हैं। और ये जो गेट कीपर्स हैं उनको कुछ चीज़ें जो गेट कीपर कंपनीज कर सकती हैं, कुछ चीज़ें जो वो नहीं कर सकती, डूज एंड डोंट्स जो हैं, ये सारे डूज एंड डोंट्स का लिस्ट निकाला जाएगा। और ये खास करके छोटी छोटी कंपनीज जो हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी ना हो। उनकी साइज़ छोटी है, इसका मतलब ये नहीं है कि बड़ी कंपनीज उनको परेशान करे, उनको दबाए, ऐसी सारी चीज़ें ना हो। तो यूरोपियन यूनियन भी ऐसे लॉज लेकर आ रहा है। तो ये सारे अलग अलग देशों में से हम भी कुछ ऐसा सीख सकते हैं, हमारे देश में भी ऐसा कुछ हम कर सकते हैं। राजस्थान बेस्ड एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, टुगेदर वी फाइट सोसाइटी, तो उन्होंने भी एक एंटी ट्रस्ट केस फाइल किया है एप्पल के खिलाफ। गूगल के खिलाफ भी ऐसे एंटी ट्रस्ट केस दुनिया के अलग अलग देशों में चल रहे हैं। तो वी हैव टू मेक श्योर कि इंटरनेट जो है ये डेमोक्रेटिकली फंक्शन करे, हर किसी के लिए इक्वल हो। ऐसा ना हो कि बड़ी कंपनीज जो है वो अपने रूल्स एंड ये एक हेजीमनी होती जा रही है कि इस प्रकार की दादागिरी जो है वो इन कंपनीज की काफ़ी बढ़ती जा रही है। जस्ट इमेजिन कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने जब कहा तब गूगल ने ये कहा कि हम सर्च इंजन जो है वो बंद करके चले जाएंगे। वरना क्या कोई कंपनी किसी सरकार के साथ ऐसे बात कर सकती है? दी ऑफ कोर्स आंसर इज़ नो। लेकिन इतनी साइज़ बड़ी हो चुकी है कि ये अब इस प्रकार के टोन भी इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ बेटर कि अभी से उनको कंट्रोल में रखा जाए, वरना फिर ये हमें कंट्रोल में रखेगी। न्यूज़ की बात करें तो नरेंद्र सिंह तोमर साहब ने यह कहा है कि स्टेट्स शुड टेक एडवांटेज ऑफ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड फॉर बेनिफिट टू रीच स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। इंडिया कोविड-19 वैक्सीनेशन कवरेज 70 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुका है। और CBDT amends income tax rules to ease authentication of electronic records submitted in faceless assessment proceedings.
गवर्नमेंट ने एक टास्क फोर्स और एक्सपर्ट कमेटी तैयार की है ताकि कोल बेस्ड हाइड्रोजन प्रोडक्शन का एक रोड मैप तैयार किया जा सके। फाइनेंशियल पावर्स, आर्म्ड फोर्स फॉर रेवेन्यू प्रोक्योरमेंट, तो राजनाथ सिंह साहब ने डेलीगेशन को अप्रूवल दिया है। रशिया के सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरी के साथ हमारे अजीत दोवाल साहब की एक मीटिंग हुई। अफगानिस्तान को लेकर दोनों लीडर्स ने डिस्कशन की और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो यूएन का है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, उन्होंने अपील की है कि और ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन मदद की आवश्यकता है तिग्रे रीजन में। कल जो प्रश्न पूछा था उसका आंसर है योगी आदित्यनाथ, और आज का नया प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है। लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद इसको देख लीजिएगा। And I will see you tomorrow early morning. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.